कैसे हैं सर? बस बढ़िया है सर। तो आप नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं आ पाए थे उस समय ना? जी जी सर, आज नेटवर्क बारिश और मौसम खराब है 2-3 दिनों से, तो आज काफी डाउन था मौसम। इस वजह से जुड़ नहीं पाया सर। तो सर शुरू किया जाए और मैं आपसे समकालीन कविता के विषय में कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। जी जी सर। समकालीन कविता के समय को लेकर पहले चर्चा हो चुकी है और 1964, 1970, 1975 कई समय इसके देखने को मिलते हैं। और जी किसी सर। भी कविता के या किसी भी कालखंड की समय सीमा को हम निश्चित सीमा में नहीं बांध सकते। सभी विद्वान इस पर प्रायः मत नहीं रखते। तो इस पर न चर्चा करके मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि समकालीन कविता की शिल्प के स्तर पर प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? जी सर, समकालीन कविता का जो शिल्प है वो जो प्राचीन उपमान है, प्राचीन जो प्रतीक है, जो हम हिंदी साहित्य में हम सदैव से चले आ रहे हैं, उनके स्थान पर इस जो भाव के स्तर पर भी और कला के स्तर, दोनों स्तर पर ही समकालीन कविता में है वो परिवर्तन देखने को मिलता है। और समकालीन कविता के अंदर ऐसे जो कला कला पक्ष है उसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हिंदी साहित्य में या हिंदी जो अपने साहित्य के क्षेत्र में है वो वर्जित है। उन शब्दों का, अश्लील शब्दावली का भी इस साहित्य के अंदर प्रयोग किया गया, जैसे हरामखोर, भड़वा, इस प्रकार की शब्दावली है वो देखने को मिलती है जो साहित्य में वर्जित है। जी सर। तो अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि समकालीन कविता के जो कवि हैं उनमें प्रथम सशक्त हस्ताक्षर के रूप में आप किसे देखना चाहेंगी? समकालीन कविता के क्षेत्र में सर, समकालीन क्षेत्र कवियों में विशेष रूप से मैं सुदामा पांडे धूमिल जी को देखना चाहूंगा। और अन्य कवि भी है जिनमें लीलाधर जी जंगुड़ी है और अरुण कमल जी हैं। और रघुवीर सहाय ने भी लिखी है, जो पहले दूसरे युग के हैं लेकिन फिर आगे चल करके समकालीन कविता के समय भी वो काव्य सृजन कर रहे थे सर। जी सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? हेलो। जी सर, मेरी आवाज हेलो। पहुंच पा रही है क्या ठीक से? आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है सर। मेरा अगला प्रश्न है कि समकालीन कविता के जो प्रमुख कवि आपने बताए सुदामा पांडे धूमिल, उनकी कोई जी कविता, कोई पंक्ति आपको याद हो तो आप सुना सकते जी। सुदामा पांडे धूमिल जी की एक प्रसिद्ध रचना है मोचीराम। तो उसकी एक कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि तो मेरे लिए सच कहूं जनाब, तो मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। हेलो। हैं। और कुछ याद आ रहा हो आगे आपको कि हमारे यहाँ संसद तेल की घानी है? जी हाँ सर। जी, लीलाधर जी जंगुड़ी साहब की तो ये सॉरी, ये जो मोचीराम जी कविता, मोचीराम कविता है अपने सुदामा पांडे धूमिल साहब की। तो वो जो मोचीराम कविता है उसके अंदर वो कहते हैं कि सच कहूं बाबूजी, तो न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो इस प्रकार की जो तीखी व्यंग्योक्ति इस काव्य के अंदर की गई है, तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, तो वो तीखा व्यंग्य उसमें मोचीराम कविता के अंदर उन्होंने किया है। और भी उनकी काफी प्रसिद्ध कविताएं हैं। जी सर, आपने अच्छा बताया और अच्छा सुनाया। और इसी पंक्ति पर एक चीज यहाँ से आगे शुरू होती है कि समकालीन कविता की जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख प्रवृत्ति उभर कर आती है वह है राजनीति पर व्यंग्य। तो जी जी। ऐसा क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलता है या ऐसा क्या कारण रहा कि ये समकालीन कविता के सभी कवियों ने, लगभग सभी कवियों ने राजनीति पर करारा व्यंग्य किया है? इसका कोई कारण मानते हैं विशेष सर? आप तो बताइए। जी सर, ये जो जब 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ तो काफी जनता को काफी उम्मीदें थी, काफी अपेक्षाएं थी हमारे राजनेताओं से और हमारे शासन व्यवस्था से कि इस प्रकार के, हमारी जब आजादी मिल जाएगी तो हमें इस प्रकार के लाभ मिलेंगे, इस प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी, मुफ्तार लेकिन वो जी, मैं सब के सब है। एक मिनट में आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जी जी। 1947 के बाद
जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, जो इच्छाएं थी, तो उसके लिए जो नई कविता आई उसमें स्थान मिला है। और उस 1960 तक लोगों ने इंतजार किया है कि नया सवेरा आएगा, नया सूरज आएगा, लेकिन नहीं आता है। तो उसके जो सपनों के टूटने की जो प्रतिध्वनि है वो हमको साठोत्तरी में सुनाई देती है कविता में। हम बात कर रहे हैं समकालीन कविता में राजनीति पर व्यंग है। और मैं जी आपका जी ध्यान सर। आकर्षित करना एक मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर, कि 1947 से 60 तक अलग है, 60 से 70 तक अलग है। और 70 में आकर तो वो राजनीति पर प्रहार नहीं करता बल्कि व्यंग करता है। और व्यंग, आप जानते हैं कि व्यंग तब करता है जब आदमी का मन भर जाता है, बहुत अधिक स्थिति खराब हो जाती है, तब उसको व्यंग करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही सुनना चाह रहा हूँ कि 1970 के बाद की जो कविता है उसमें जो व्यंग है राजनीति पर, वो करारा व्यंग है। उसका कोई विशेष कारण आपकी नजर में अगर है तो आप बताइए। जी सर, विशेष कारण यह है कि वो मोह भंग की कविता में बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो जो आप आकांक्षाएं, जो इच्छाएं, जो अपेक्षाएं जो हमारे शासन व्यवस्था थी से वो पूरी नहीं हो पाई, और उसकी वजह से बाद में जो सुदामा पांडे धूमिल की एक रचना है 20 साल बाद, तो वो 20 साल बाद यानी 1947 के बाद 20 साल बाद की बात है। वो 20 साल बाद नाम से उन्होंने कविता लिखी है। तो वो लिखते हैं कि इन्हीं सुनसान गलियों से गुजरते हुए मैं अपने शरीर में तोते की तरह देखता हूँ। तो ये जो तिरंगा, ये जो रंग है वो बुजुर्ग रंग लगते हैं, और ये पहिया है वो बोझिल सा लगता है। यहाँ पर बुजुर्ग रंग है वो तिरंगे का प्रतीक है, और बोझिल जो पहिया है वो अशोक चक्र का प्रतीक है। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। और जो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो जी यहाँ सर। से चलें कहीं उम्र भर के लिए। यहाँ तो ये चिराग, जी सर। यहाँ पे किस बात के लिए उन्होंने किस काम में लिया चिराग शब्द? जी चिराग सर, हर प्रकार चिराग का मतलब एक एक पक्षी अर्थ नहीं लेकर के अनेक अर्थों में ले सकते हैं। कि किसी को है वो रोटी कपड़ा मकान है, हर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, अगर किसी की व्यापार से संबंधित है, किसी की शिक्षा से है, किसी की अन्य अपने जी सर, मैं अपेक्षाएं हैं अलग अलग। जी बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं आप सर। और चिराग से तात्पर्य जीवन की सुख समृद्धि से रहा है उनका। और कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, ये तय करने वाले कौन थे सर? मैं आपसे जानना चाहूंगा किसने तय किया था? जी जी सर, जब हमारी शासन व्यवस्था, जब हम भारत आजाद हुआ तो हमारे देश के नेताओं ने बड़े बड़े जनता, जो आम जनता है, भोली भाली जनता है, भारत की अशिक्षित जनता है, उसको अनेक सपने दिखाए थे कि आप आजादी के आंदोलन में भाग लो। आजादी, जब अंग्रेजों से शासन छुटकारा मिल जाएगा हमें, उनके शासन से, तो फिर अपन जब भारत में भारतीयों का राज होगा तो अपन इस प्रकार की आपको शिक्षा मिलेगी, इस प्रकार की बिल्कुल व्यवस्था होगी, इस बिल्कुल सर, प्रकार की। बहुत अच्छा आपने सही बता रहे हैं सर, सही दिशा में जा रहे हैं। समय कम है इसलिए आपका प्रश्न उत्तर सही है, इसलिए मैं इसको अधिक और न ले जाके, और मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, यानी आजादी के समय उन्होंने प्रत्येक घर की सुख समृद्धि का उन्होंने वादा किया आजादी से पहले की। और जब आजादी मिल गई तो जो लोग आगे थे वो पीछे चले गए और जो पीछे थे वो आगे चले गए। जी और सर। इसीलिए फिर नागार एक पंक्ति मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर इसी कविता की, कि कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, किसकी पंक्ति है सर? अगर याद हो तो बताइए। जी सर, इतना तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चंद्रशेखर जी की एक कविता है, एक और बसंत सुनता हूँ बसंत आया था वन में, फूल खिले होंगे कहीं सेठों के चमन में। इस प्रकार की एक और बसंत रचना तो की पंक्तियां तो मुझे याद है, लेकिन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने उस पे सही मिलता जुलता उदाहरण दिया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक प्रसिद्ध पंक्ति रही है ये, कि कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत, ये नागार्जुन को अंततः बाद में कहनी पड़ी। और चलो, समय अपने पास कम है इसलिए मैं एक दो प्रश्नों के साथ ही समापन करना चाहूंगा सर। ये एक अगला मेरा जो प्रश्न है कि छायावाद आया, उसके बाद प्रगतिवाद आया, वियोगवाद आया, समकालीन कविता को किस वाद से आप बांधना चाहेंगी, या समकालीन कविता को किस वाद से जोड़कर देखा जा सकता है? जी सर, समकालीन कविता को मैं वाद से तो नहीं जोड़ना चाहूंगा। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के अनुरूप ही उन्होंने काव्य सृजन किया है। तो वर्तमान की अभिव्यक्ति हुई है, उस समय के वर्तमान था उसकी अभिव्यक्ति ही जो रचना काल था, वो रचना समय था, उसमें उस रचना काल में
है वो उस समय वर्तमान समय की अभिव्यक्ति हुई है, मतलब तात्कालिक समय बिल्कुल की। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने सर। समकालीन कविता में इतने आयाम हैं, इसमें इतने अधिक आयामों की अभिव्यक्ति हुई है कि इसे किसी एक वाद से जोड़कर या एक वाद से बांधकर इसे देखा जाना संभव नहीं है। और सर मेरा जी अंतिम प्रश्न आपसे है कि समकालीन कविता के जो सशक्त कवि, प्रथम कवि आपने बताया सुदामा पांडे धूमिल को, उसके बाद भी दो कवि और अपन ऐसे नाम आप बता सकते हैं जो मतलब अपन कह सकते हैं कि अगले दो पड़ावों के रूप में सामने आते हैं? तो अगर आपको ध्यान में हो तो आप बताइए सर। जी सर, एक लीलाधर जी जंगुड़ी काफी बड़े रचनाकार हुए हैं, उनकी पंक्तियां तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनकी जो नाटक अभी जारी है, शंखमुखी शिखरों के, इस प्रकार की उनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं रही है, तो वो समकालीन कविता के बड़े सशक्त हस्ताक्षर है। जी सर, अगर अगले प्रतिभागी तैयार हैं तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं सर। हाँ जी सर, नरपत जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। हाँ जी, निबंध साहित्य के कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी सर। हाँ जी, तो अपने जो निबंध है हिंदी की एक महत्वपूर्ण विधा है, इसको आप किन काल खंडों में बांटना चाहेंगे? हिंदी, जी सर, निबंध विद्या है वो मूलतः हिंदी की ही देन है, हिंदी मिट्टी की ही देन है। और जो हिंदी मतलब हिंदी साहित्य के अंदर है वो, आवाज रिपीट हो रही है सर। वापिस पूछिए आप नरपत जी, एक बार इसको लीव करके वापिस लो। और सभी साथी है ना, वो बोलते समय जो बोल रहे हैं वही माइक ऑन रहे, और सभी का ऑफ कर दें आप, है ना, अपना अपना माइक ऑफ कर दें। तो इस निवेदन है। सर जी, आवाज गूंजने का कारण ये होता है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछने के बाद माइक बंद नहीं करता है, तो इस वजह से भी आवाज गूंजती है सर। हाँ हाँ, इसी कारण इसी कारण सभी की तरह, मतलब बोलते समय सिर्फ एक ही माइक ऑन रहना चाहिए। जी सर। आप बताइए सर। हाँ जी सर, एक बार वापस प्रश्न कीजिए सर। प्रश्न ये था कि हिंदी की निबंध विधा को अध्ययन की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से या पढ़ने की दृष्टि से हम किस प्रकार विभक्त कर सकते हैं? हाँ जी सर, पहले मैं निबंध की भूमिका में कहना चाहूंगा कि जो निबंध विधा है वो हिंदी की अपनी विधा है, हिंदी की अपनी खोज है। जैसे कहानी और उपन्यास है वो बंगाली से प्रभावित माने गए हैं, लेकिन हिंदी मिट्टी की देन है, निबंध कला है वो। तो हिंदी में जो है उसको अपन निबंध विधा को चार मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युगीन निबंध, और उसके बाद में द्विवेदी युगीन, उसके बाद में शुक्ल, और बाद में शुक्लोत्तर। जो अपना द्विवेदी युग है, ये किस साहित्यकार के नाम के आधार पर नाम पड़ा है ये? जी, महावीर प्रसाद जी। इसका समय काल क्या है, समय सीमा जो है क्या मानेंगे हम? जी, 1900 से 1920 तक। इसका आधार क्या है? आधार सर, सन 1900 के अंदर है वो सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, और 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य शुरू किया था, और 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो इसी आधार पर विद्वानों ने द्विवेदी काल का वर्गीकरण किया है सर, समय सीमा का। हाँ सर, इसमें क्या ये थोड़ा अजीब सी बात नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती का संपादकत्व संभाला जी और जी। अपन समय सीमा 1900 से शुरू करते हैं? इसमें सरस्वती पत्रिका महत्वपूर्ण है या सरस्वती का संपादकत्व उन्होंने संभाला वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी जी सर, सरस्वती पत्रिका पहले जब 1900 में शुरू की गई थी, तो उनका एक संपादन का कार्य है वो एक संपादक मंडल के द्वारा शुरू किया गया था। तो वो उसके अंदर कुछ लोगों का एक मंडल बना हुआ था, जिसमें श्याम सुंदर दास जी भी थे, और राधा कृष्ण दास थे, और कुछ और लोग भी थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर भी थे। 5 लोगों का ग्रुप था।
जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो उन लोगों के संपादन में वो सरस्वती पत्रिका निकली थी, लेकिन वो इतनी प्रभावी रूप से उस समय जो शुरुआत की गई थी, लेकिन उसकी जो प्रसिद्धि का कारण रही सरस्वती पत्रिका के, या उसकी जो चरम स्थिति का कारण रही, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिन्होंने हिंदी में जो जो तत्कालीन हिंदी थी, जो कुल मिलाकर के परिनिष्ठित हिंदी को शुरू करने का कार्य उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि इसकी समय सीमा क्या 1903 से शुरू होती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, बजाय 1900 के? नहीं सर, मतलब सरस्वती पत्रिका आगे भी चली है और 1900 से शुरू हुई है, तो सरस्वती पत्रिका किसी भी मतलब रचनाकार से अधिक उसकी रचना महत्वपूर्ण होती है। तो उसी प्रकार से पत्रिका महत्वपूर्ण थी, उसके संपादन में विशेष योगदान बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो दोनों अपने अपने अर्थों में दोनों है, वो दोनों तथ्य सही है सर। चलिए ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या योगदान मानते हैं आप निबंध साहित्य में? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध विद्या में सबसे बड़ा तो कार्य उन्होंने परिनिष्ठित हिंदी का शुरू किया था, और खड़ी बोली में निबंध लिखे जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने विचारात्मक निबंध लिखे थे सर। और हमारी जो संस्कृति थी, उन्होंने स्त्री शिक्षा के विरुद्ध भी जो कुतर्क थे, उनके स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन नाम से उनका एक निबंध है, वो भी काफी प्रसिद्ध रहा था। और अनेक निबंध उन्होंने समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से, जागृति लाने के लिए, और उस समय के तत्कालीन समय के लेखकों को भी जागृत करने के लिए उन्होंने, या उनको शिक्षित करने के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। तो सर, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पाश्चात्य निबंधकार से प्रभावित थे? जी सर, बेकन से। उन्होंने बेकन विचार रत्नावली नाम से निबंधों का एक संग्रह भी उन्होंने अनुवाद किया है। और एक बात बताइए कि द्विवेदी जी ने इतना अच्छा काम किया था, लेकिन उनके ऊपर एक, इसे आरोप कह लीजिए या किसी का व्यंग्य कह लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि द्विवेदी जी का जो निबंध साहित्य में योगदान है वो साहित्यिक की बजाय ऐतिहासिक अधिक अधिक है। यानी कि आचार्य शुक्ल भी इनके निबंधों को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते। तो आप कहाँ तक सहमत है इस बात से? जी सर, ऐसी बात नहीं। ऐतिहासिक निबंधों की, तो ऐतिहासिक निबंधों में तो जैसे उन्होंने कालिदास की लालित्य योजना नाम से एक निबंध लिखा है शायद, कालिदास का आत्मनिवेदन नाम से, सॉरी, कालिदास का आत्मनिवेदन नाम से, और कुछ निबंध लिखे हैं। लेकिन उन्होंने साहित्यिक रूप से भी निबंध काफी सारे लिखे हैं। उन्होंने कविता नाम से भी एक निबंध लिखा है। अनेक ऐसे निबंध है जिन्होंने साहित्यिक रूप से उन्होंने काव्य सृजन किया है निबंधों के क्षेत्र में। तो मैं सर इनको साहित्यिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से दोनों समन्वित रूप से उनको साहित्यकार मानता हूं। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आप किसे मानते हैं? जी सर, द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आप किसे मानते हैं? द्विवेदी युग के अंदर मैं सर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही, जिनके नामकरण से इस कालखंड का वर्गीकरण किया गया है, तो मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही द्विवेदी काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानूंगा। इस समय पर जो कुछ निबंधकार हुए थे, जैसे अध्यापक पूर्ण सिंह जी हुए थे, इनके कुछ निबंधों के बारे में बता सकते हैं आप? जी सर, सरदार पूर्ण सिंह ने मोटे तौर पर 6 निबंध, कई किताबों में 6 लिखे आते हैं, कई जगह 7 लिखे आते हैं। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, इस प्रकार से उन्होंने अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट हिटमैन, इस प्रकार से उन्होंने निबंध लिखे हैं, काफी अच्छे निबंध लिखे सर। और द्विवेदी युग के कुछ अन्य निबंधकारों के नाम? द्विवेदी युग के अन्य निबंधकारों में अपन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिन्होंने मोरे सिमोही कुठाव, कछुआ धर्म, गोबर गणेश संहिता, इस नाम से भी निबंध लिखे हैं, काफी अच्छे निबंध लिखे हैं सर। हिंदी साहित्य में जो अपना निबंध साहित्य का जो पूरा इतिहास है, इसमें आप सर्वश्रेष्ठ युग किस कालखंड को कहना चाहेंगे निबंध की दृष्टि से? जी सर, मैं शुक्ल जी के युग को मैं हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ निबंध की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल मानना चाहूंगा सर। उसका कुछ कारण बताएंगे?
जी, उस समय का कारण जो हिंदी साहित्य के नक्षत्र आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी में बड़े ही विचारात्मक निबंधों का उन्होंने सृजन किया है। और उन्होंने चिंतामणि नाम से, चिंतामणि जिनके पूर्व में 2 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में उनके 4 भाग देखने को मिलते हैं, तो चिंतामणि में उनके निबंधों का संग्रह है। तो वो उनमें काफी अच्छे निबंध है, जो सर मनोविकारों से संबंधित निबंध भी लिखे हैं, और जो अन्य जो निबंध है काव्य काव्य कला से संबंधित निबंध भी उन्होंने उनका विसर्जन किया सर। इनके कुछ 2-4 भाव या मनोविकार संबंधी जो निबंध है उनके नाम बताइएगा। जी सर, लज्जा, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, इस प्रकार के निबंध। कौन सा निबंध आपने पढ़ा है? जी, इनमें से कौन सा निबंध आपने पढ़ा है? भक्ति और श्रद्धा निबंध पढ़ा है। और कुछ इनके सैद्धांतिक निबंधों के नाम बताएंगे? जी सर, काव्य में लोक मंगल की साधना निबंध पढ़ा है मैंने, पढ़ा है सर इनका तो। जी सर। तो अमित जी, समय हो गया, जी धन्यवाद। जी सर, जी धन्यवाद सर अमित सर आप। तो बेसिक परिचय जानकारी है वो सुमेरदान जी पूछेंगे भी, तो सर शुरू करें और जल्दी इसमें 4-5 मिनट है फिर आगे जी चलते नमस्कार नरपत, नमस्कार सर। आपका सामान्य परिचय। जी सर, मेरा नाम नरपत सिंह चारण है और मैं बीकानेर जिले के लूणकरसर तहसील से बिलोंग करता हूँ। और मैंने कक्षा 10 है वो मैं बाल भारती माध्यमिक विद्यालय कालू से की है। और 12वीं क्लास मैंने छोटी देवी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय डीडवाना नागौर से की है। और स्नातक की पढ़ाई मेरी डूंगर महाविद्यालय से हुई है, और परास्नातक की पढ़ाई भी मेरी डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से हुई है। और वर्तमान में मैं व्याख्याता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोणकरण से है? जी जी सर। इसका ये नाम का कोई कारण है? जी, जैसे राजस्थानी में नमक को लूण कहा जाता है, तो यहाँ पर नमक की है वो झील है, इसलिए इसका नाम है वो सर लूणकरण सर कर दिया गया। बीकानेर के राजा लोणकरण के कारण? जी सर, नमक लूणकरण और लूण लूण ये नमक को लूण भी कहा जाता है सर, राजस्थानी भाषा का एक शब्द है। और नमक की झील भी पाई जाती है लूणकरण सर में। ये बीकानेर के शासक के कारण तो नहीं है? राव जी जी लोणकरण? जी 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 नहीं है सर। ठीक। बीकानेर की साक्षरता दर कितनी है? जी सर, एग्जैक्ट आंकड़ा तो बता नहीं पाऊंगा सर। आपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से परास्नातक किया है? जी सर। जी। तो महाराजा गंगा सिंह जी का बीकानेर में विकास में उनका क्या योगदान है? सर, राजस्थान के भागीरथ कहे जाते हैं महाराजा गंगा सिंह जी। उन्होंने राजस्थान में जो गंग नहर है 1927 में जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, तो उन्होंने राजस्थान के इस मरुस्थल भूमि पर है वो हिमालय की वादियों से जल ला करके और इस मरुस्थल को भी सिंचित करने का और इसकी पेयजल की आपूर्ति करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया सर। बहुत बढ़िया। गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। जी सर। इन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जी, मेरे हिसाब से इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारत का और भी कोई व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जी, भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत बढ़िया। और गंगा सिंह जी ने किसकी तरफ से लिया था? भारत
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से या अंग्रेजों की तरफ से या बीकानेर रियासत की तरफ से, किसकी तरफ से इन्होंने उसमें भाग लिया? जी सर, वो एक प्रिंस काउंसिल बनी हुई थी, उसमें वो राजाओं के वो नरेंद्र मंडल इस प्रकार से, तो उसकी तरफ से वो बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वहां पे भाग लिया। बहुत बढ़िया। आपकी रुचि क्रिकेट में है? जी जी सर, जी और डिंगल छंदों का वाचन करना और क्रिकेट खेलना। जी। अभी कुछ समय पूर्व ही विश्व की एक महिला खिलाड़ी है जिसने 20,000 रन पूरे किए, उनके विषय में आपको कुछ जानकारी है? जी सर, अभी पूर्णतः तो नहीं बता सकता, लेकिन भारत की मिताली राज है, उसने भारत में सबसे ज्यादा एक दिवसीय मैचों में रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया था, लेकिन अभी 20,000 किसने बनाई ये मैं अभी कंफर्म नहीं। ठीक है। और भारतीय क्रिकेट टीम में भी किसी ने सबसे तेज 20,000 रन बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सर विराट कोहली या कोई अन्य विदेशी खिलाड़ी है? जी सर, इतना मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक। इसके साथ आप डिंगल छंद वाचन में रुचि रखते हैं? जी जी सर। पहले तो आप बताइए कि डिंगल क्या है और सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किसने किया? जी सर, डिंगल एक राजस्थानी की एक काव्य शैली है, राजस्थानी भाषा की काव्य शैली है, जिसे मुख्यतः चारणों की काव्य शैली मानी जाता है। और इस समय में काफी जो प्राचीन आदिकालीन जो साहित्य है वो मुख्यतः डिंगल और पिंगल में ही लिखा गया है, हिंदी का सर। और डिंगल शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था ये सर अभी नहीं बता पाऊंगा। छंद किसे कहते हैं? छंद सर एक व्यवस्थित शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम, जिसमें निश्चित नियम होता है, निश्चित वर्ण वर्ण होते हैं, उसके अनुसार जब काव्य रचना की जाती है तो उसे सर छंद कहते आप छंद वाचन में रुचि रखते हैं? हैं। जी जी। जी। तो आप कोई भी डिंगल का छंद वाचन करें, पर वाचन करने से पहले उस छंद की जाति भी बताएं। जी सर, मैं त्रिभंगी जाति का एक छंद है उसका वाचन करना चाहूंगा। त्रिभंगी? जी जी सर। त्रिभंगी छंद की क्या विशेषता? जी सर, उसके अब मतलब उसके अंदर अंत्यानुप्रासिकता होती है, और वर्णों की संख्या कितनी होती है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, आप वाचन करें त्रिभंगी छंद का। जी सर। वेदावचाणी पढ़े पुराणी क्रोड विनाणी कतियाणी हे काम कमाणी अखय कहानी जय सुराणी जगजाणी भागे ब्रह्माणी तू मन बाणी अविरलवाणी उद्दंडारवराय रवेची मुंह माडेची चाळक नेची चामुंडा माँ चाळक नेची चामुंडा केहरी असवारी यकन कुंवारी मास आहारी मेहारी धन पुहस्तुहारी अज अवतारी तू भवनारी भवतारी पियन रतपाड़ा मारन जाड़ा अहर अराड़ा अरि ठंडा रवराय रवेची मुंह माडेची चाड़क नेची चामुंडा माँ चाड़क नेची चामुंडा। इस प्रकार से सर काफी बड़ी रचना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। थैंक यू सर।